नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। कोरोना को लेकर के तमाम तरीके के नए नए रिसर्च और दावे सामने आ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि उन रिसर्च और दावों की सच्चाई आपके सामने हम लगातार रखते रहें। तो आज अब से कुछ देर तक हम आपसे जिन मुद्दों पर बातचीत करेंगे उसमें सबसे पहला मुद्दा यह है, कहा यह जा रहा है कि अगले हफ्ते कोरोना का पीक आने वाला है। क्या ये सच्चाई है? क्या ये वाकई सच है? इस पर विशेषज्ञों से बात करेंगे। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि इस बार कोरोना का वायरस दिमाग पर अटैक कर रहा है। जी हां, फेफड़ों की जगह दिमाग पर अटैक कर रहा है। क्या है इसकी सच्चाई, ये भी जानेंगे। एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में एक शख्स अपने हाथों पर लकीर खींच रहा है और उसके जरिए उसका दावा है कि उससे ऑक्सीजन लेवल शरीर का बढ़ सकता है। डॉक्टर से पूछेंगे क्या हाथों पर लकीर खींचने से वाकई ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ एक सवाल ये जो सबसे बड़ा उठ रहा है कि बिना लॉकडाउन लगाए किसी भी तरीके से कोरोना के इस हालात को काबू पाना नामुमकिन है। तो क्या अब लॉकडाउन ही आखिरी उपाय बचा है? इन तमाम सवालों पे बात करने के लिए हमारे साथ दो डॉक्टर का पैनल है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा हैं, चेयरमैन हैं, एचओडी हैं बीएलके हार्ट सेंटर के, और उसके साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता भी हमारे साथ रहेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल से। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जो ये कहा जा रहा है कि अगला हफ्ता पीक होने वाला है, इसे क्या वाकई गंभीरता से लिया जाना चाहिए या फिर यह भी ऐसे ही वायरल दावों का एक हिस्सा है? धन्यवाद राहुल जी। जिस तरह से हमारा देश सेकेंड वेव आजकल विटनेस कर रहा है और जो एपिडेमोलॉजिकल आंकड़े हैं जिससे कि वायरस की जो सेकेंड वेव एक पेंडेमिक में आती है, उसके मुताबिक ज़्यादातर विशेषज्ञों का यह कहना है कि इसकी पीक 15 मई के आसपास चलेगी और हो सकता है कि अगला 1 महीना हमारे देश पर बहुत कठिन हो और इस दौरान हमको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को पूरी तरह से पालन करें। वैक्सीन की मुहिम अब जारी हुई है तो अधिक से अधिक लोग समय से वैक्सीन लगवाएं और यदि बीमारी से ग्रसित हैं तो जो भी समुचित उपाय हैं उसके उनकी फेजेस को समझते हुए फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, उन सब का इलाज समय से कराएं। ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था का आसपास इंतजाम रखें, ऐसा मेरा मानना है। अगला 1 महीना बहुत कठिन है हमारे लिए। निश्चित तौर पर अगला 1 महीना कठिन है। ये बार बार कई तरीके के दावे किए भी जा रहे हैं, रिसर्च भी सामने आ रही है। लेकिन डॉक्टर विवेक गुप्ता, क्या शुरुआती लक्षण पर जैसे ही आपको पता चलता है कि कोरोना है, कुछ शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, स्टेरॉइड शुरू कर देने चाहिए? डॉक्टर विवेक गुप्ता अभी साथ में नहीं है हमारे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा, क्या स्टेरॉइड्स की शुरुआत एकदम से शुरुआती लक्षणों के साथ कर देनी चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। स्टेरॉइड का ये समझने की आवश्यकता है कि जो कोरोना की बीमारी का इनिशियल 1 हफ्ता होता है, उसमें वायरस रेप्लिकेट करता है बहुत तेज़ी से और अगर इस अवस्था में तुरंत स्टेरॉइड शुरू किया जाए, तो शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है और वायरस के रेप्लिकेशन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारी सलाह डॉक्टर के मुताबिक ये है कि शुरू के 1 हफ्ते में सिर्फ जो बेसिक उपाय हैं जिसमें आइवरमेक्टिन है या कोई भी एंटीवायरल ड्रग ले सकते हैं या जिंकोनिया और डॉक्सी और एलिग्रा एम ले सकते हैं। 1 हफ्ता गुजरने के बाद जब शरीर का रिस्पॉन्स वायरस के लिए आता है, उस दौरान कुछ मरीजों में जिनकी ऑक्सीजन की क्षमता 94% से कम घट रही है या सांस फूलना अधिक बढ़ रहा है या उनके कुछ पैरामीटर्स खून के जैसे सीआरपी या डी डायमर बढ़े हुए आते हैं, उस अवस्था में स्टेरॉइड शुरू करने की आवश्यकता है और इससे उनके लक्षण कम हो सकते हैं। इस बीच में हम व्हाट्सएप अपना नंबर एक स्क्रीन पर भी साथ साथ फ्लैश करते चल रहे हैं। आपको अगर किसी तरीके की मदद की जरूरत है, ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना मदद का मैसेज डालिए, उसको हम फ्लैश करते रहेंगे, सरकार, सिस्टम और लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन डॉक्टर सुभाष चंद्रा, सवाल यहाँ एक छोटा सा यह भी खड़ा हो रहा है कि अगर एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति जिसको सिर्फ वायरस अभी नाक या गले तक पहुंचा है और शुरुआती स्तर पर वो स्टेरॉइड्स लेकर के उसको खत्म करता है, तो क्या दोबारा से आशंका रहती है कि वायरस उसके फेफड़े तक पहुंचेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। शुरू से ही स्टेरॉइड लेने से उसकी स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है, वायरस का रेप्लिकेशन बहुत तेज हो सकता है और आप देखेंगे अगर इन मरीजों का HRCT कराया जाए या RT-PCR की CT वैल्यू देखी जाए, उनकी इन्फेक्टिविटी, उनकी सिवियरिटी डिसीज की बहुत बढ़ सकती है। इसलिए स्टेरॉइड के इस्तेमाल में खास तौर से बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिना डॉक्टर की सलाह के 1 हफ्ता सिम्टम निकलने के बाद और सिम्टम में गिरावट होने के अवस्था में ही स्टेरॉइड लेना है। आपको स्टेरॉइड नहीं लेना है इस तरह से।
डॉक्टर साहब, लेकिन अभी जो लोग ले चुके हैं, क्योंकि शुरुआती स्तर पर बहुत ज़्यादा लोग एहतियात बरत रहे हैं, स्टेरॉइड्स लगातार ले रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? जो नेगेटिव हो गए हैं उनको अब आप क्या सलाह देंगे? देखिए राहुल जी, आमतौर पे स्टेरॉइड को 1 हफ्ते की इलनेस के बाद उस अवस्था में शुरू किया जाता है जब उनका ऑक्सीजन लेवल गिरता है या सांस फूलती है या HRCT स्कोर बहुत हाई है। और एक बार स्टेरॉइड शुरू होने के बाद आमतौर पर इसकी अवस्था 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक चल सकती है, मरीज के लक्षणों पे निर्भर करते हुए। आमतौर पे स्टेरॉइड 1 हफ्ते से अधिक नहीं दिया जाता है और स्टेरॉइड लेने से उनमें बुखार टूटने का आराम हो जाएगा, उनके ऑक्सीजनेशन बेटर हो जाएंगे, उनको सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और इसके बाद की स्टेज में रेमडेसिविर कंसीडर करते हैं, जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है, जिसको हम आमतौर पे 5वें 6ठे दिन शुरू करते हैं अगर मरीज की लक्षण में गिरावट आना शुरू हो रहा है। तो ये तीनों दवाइयां बहुत सोच समझ के शुरू करनी है। और इनमें एक एंटीकोगुलेंट भी है जो बाद में हम शुरू करते हैं शरीर में क्लॉटिंग को खत्म करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ी इस वक्त दिक्कत तमाम लोगों को हो रही है जो कोरोना की दवाइयां ले रहे हैं, उनके चेस्ट में पेन हो रहा है। लोगों को डर भी सता रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दवाइयां ले रहे हैं उससे हार्ट पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा हो। इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? लोगों को कब तुरंत अस्पताल जाना चाहिए? ये चेस्ट पेन है क्या? जी। तो राहुल जी, चेस्ट पेन एक लक्षण है कोरोना का, मैनिफेस्टेशन माना जाता है। लेकिन अगर चेस्ट पेन हार्ट अटैक वाला चेस्ट पेन है या एंजाइनल चेस्ट पेन है, जो कि संभव है कोरोना में होना, क्योंकि कोरोना सिर्फ एक लंग्स की बीमारी नहीं है। कोरोना का एक खास लक्षण ये है कि वो शरीर में क्लॉटिंग शुरू करता है, और वो पल्मोनरी आर्टरीज में क्लॉटिंग होने से या कोरोनरी आर्टरीज की धमनियों में क्लॉटिंग होने से मरीज को हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। और पिछले 1 साल के अनुभव में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हमने देखा है कि जो मरीज हार्ट के अटैक के और चेस्ट पेन के साथ आए हैं, जब उनकी एंजियोग्राफी की गई तो देखा गया उनकी एंजियोग्राफी बाय एंड लार्ज साफ थी या उसमें क्लॉट था, कहीं कोई रुकावट नहीं थी। तो चेस्ट पेन एक कोरोना का लक्षण हो सकता है, और अगर एक तादाद से अधिक है तो हार्ट अटैक की लाइन पे भी इसको सोचना चाहिए, ECG और ट्रोपोनिन करा के उसका फैसला करना चाहिए और समुचित इलाज करना चाहिए। डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ आ गए। डॉक्टर विवेक गुप्ता, अगर कोई शख्स नेगेटिव हो गया है, उसे हार्ट की किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं रही है, तो क्या उसके बाद उसको फिर अपने हार्ट से रिलेटेड टेस्ट कराने की जरूरत है कोविड होने के बाद में, नेगेटिव होने के बाद में, या फिर वो निश्चिंत हो जाए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं अपने वेव 1 में हमने फॉलो किया और वेव 2 दोनों का हम बताना चाहते हैं। वेव 1 का एक एग्जांपल दूंगा, तब हम बताएंगे आपको क्या होता है कि पहले उसकी भूमिका बताता हूँ। हार्ट के अंदर 3 नसें होती हैं, उसके अंदर ब्लॉकिंग होती है। अगर 80% के ऊपर ब्लॉक होता है तब तो इसके अंदर हार्ट अटैक, किसी को एंजाइना का पेन होगा, और अदरवाइज 50-60% ब्लॉकेज जो होते हैं वो पड़े रहते हैं बिना पता लगे, और उनका ईको भी नॉर्मल होता है, ECG भी नॉर्मल होता है और TMT भी नॉर्मल होता है। अब जब कोरोना की बीमारी आई तो शुरुआत में लोगों को पता नहीं था कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इनिशियली ये पता लगा कि इसके अंदर ये थ्रोम्बोजेनिक है कोरोना वायरस, एंड इट लीड्स टू क्लॉट फॉर्मेशन। इसीलिए डी डायमर टेस्ट किया जाता था, उसको पता लगा बढ़ा हुआ है तो हम लोगों ने इकोस्प्रिन शुरू करी गई, फिर बाद में लो मॉलिक्यूलर हेपेरिन शुरू की गई। अब होता क्या है, जब थ्रोम्बोजेनिक होता है, किसी को 50% ब्लॉक पड़ा है, उसके अंदर क्लॉट जमा और उसको दिल का दौरा पड़ा। तो दिल का दौरा कोविड इज ए वेरी कॉमन कॉम्बिनेशन नाउ। एक पहले कॉम्बिनेशन था पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो पैर की नसों में खून जम जाता है और लंग में चला जाता है। आपका क्वेश्चन है कि अगर किसी को कोविड हो गया तो उसकी हार्ट की जांच फिर से करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, वेदर कोरोना कैन इंक्रीज एथेरोस्क्लेरोसिस और नॉट। लेकिन आप एक एग्जांपल दूंगा आपको। एक पेशेंट आए थे इलाहाबाद से हमारे पास, उनका केवल कोविड के लिए आए थे, ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे कोविड में भर्ती रहे, 15 दिन ठीक हो गए। उनका जो डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर था, वो मेरा दोस्त था। उसने कहा, डॉक्टर विवेक, इसका पूरी तरीके से अच्छी तरह हार्ट चेक कर लेना। हमने हार्ट चेक, हमने क्या करें हार्ट चेक, हमने कहा सब ठीक है, इको ठीक है, ECG ठीक है। उसने कहा सब कुछ कर सकते हो। तो हमने कहा बड़े डर के हमने कहा एंजियोग्राफी कर लेता हूँ। तो पेशेंट ने मना नहीं किया। नॉर्मली जब पेशेंट एंजियोग्राफी तब करी जाती है जब किसी को छाती में दर्द हो, ECG खराब हो, ट्रोपोनिन खराब हो। लेकिन हमने एंजियोग्राफी एज ए रूटीन प्रोसीजर करा, उसका देखा उसकी लेफ्ट वेन आर्टरी में ब्लॉक था 90%। अब देखिए, अगर किसी पेशेंट को कोरोना के पहले ब्लॉकेज होता तो इस पेशेंट को जरूर पेन होता, सांस फूलती हो, कोई सिम्टम नहीं थे। इसका मतलब है कि कुछ केसेस में कोरोना की वजह से ब्लॉकेज भी बढ़ सकता है, चाहे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक हो या हल्का फुल्का उसके अंदर क्लॉट बन जाए, जो ब्लॉकेज 50% है वो 90% हो जाए। तो कोरोना की पेशेंट जो रिकवर कर रहे हैं, खास करके जो डायबिटीज है, एल्डरली है, मोर देन 60 ईयर्स है, उनका ECG पहले कभी खराब रहा हो या ना रहा हो, एक हार्ट का चेकअप करा ले। और हार्ट का चेकअप केवल ECG और इको से नहीं पूरा होता, ये बताना बहुत जरूरी है।
सीटी स्कैन कोरोनरी एंजियोग्राफी। एक बात और बता दें, आजकल सीटी स्कैन सुन रहे होंगे, एचआरसीटी बहुत हो रहा है। तो एचआरसीटी वहां पे कराएं जहां पे 64 स्लाइस या अबव की सीटी स्कैन है, क्योंकि साथ साथ आपने लंग का सीटी कर लिया और कोरोनरी आर्टरी का भी सीटी कर लिया, उसमें पता लग जाएगा इट इज शॉर्टकट टू एंजियोग्राफी कि कोई ब्लॉकेज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है इस समय, और इस समय कोरोना काल में नई बीमारी है, ये दिस इज द म्यूटेड स्ट्रेन, अलग बात है। तो देयर कैन बी प्रोसेसर एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लॉकेज बढ़ सकता है, इसलिए एकोस्प्रिन शुड बी टेकन एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। हम लोग 1-2 महीने बाद बंद कर देते हैं, लेकिन जो प्रोन है, प्रोन मतलब जो पेशेंट ससेप्टेबल हैं, जो लोगों के चांसेस हो सकता है हार्ट की, तो उनको ज्यादा लंबा देना चाहिए। डॉक्टर सुभाष चंद्र, अगर 40 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए आप कुछ इस मामले में सजेशंस देना चाहें, क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं उसमें 30 से 45 साल के लोगों को कोरोना जिस तरीके से टारगेट कर रहा है और जिस तरीके से मल्टी ऑर्गन फेलियर या फिर हार्ट अटैक की घटनाएं आ रही हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे आप कोरोना पेशेंट्स को? राहुल जी, इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर आप पिछले 1 साल का दरमियान देखें कोरोना का, तो हर वायरस के लक्षण के मुताबिक वायरस एक म्यूटेट करता है, यानी अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करता है, जिससे कि वो परपेचुएट कर सके, बॉडी के अंदर चल सके। और ये देखा गया कि हमारे देश में एक वैक्सीन इजाद हुआ और वैक्सीन दिया गया लोगों को, तो उसमें ग्रेडेशन किया, 60 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन छूट गया, अगर काफ़ी हद तक हम कर पाए वैक्सीनेशन। ये जो यंग पॉपुलेशन थी उनको वैक्सीन नहीं लग पाया, और कोरोना का जो म्यूटेटेड स्ट्रेन था 1, 2, 3 म्यूटेशंस के बाद जो इन्फेक्शन शुरू हुए, वो पुराने साल के इन्फेक्शन से कहीं ज़्यादा घातक थे, और उन्होंने यंग पॉपुलेशन को इन्फेक्ट किया। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, जब 30-35 साल के युवक कोरोना से ग्रसित होकर जिनकी मौतें हुई हैं, हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट पत्रकार अभी कल जिनकी डेथ हुई सरदाना, वो मुश्किल से 40 वर्ष के थे और उनकी डेथ हुई। तो ये यंग पॉपुलेशन को आजकल इन्फेक्ट कर रहा है, इसलिए वैक्सीनेशन करना बहुत आवश्यक है। आप ये जानिए कि वैक्सीनेशन करके आप सिर्फ एक आदमी की जान बचा पा रहे हैं, और कोरोना की मुहिम जो है वो एक वायरस 5-5 लोगों को इन्फेक्ट करता है, यदि आप सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, आप मास्क नहीं पहनते, डिस्टेंसिंग नहीं करते, तो एक वायरस 5-5 लोगों की। तो ये लड़ाई चल रही है वैक्सीन और कोरोना वायरस के बीच, इसके मुताबिक बिल्कुल निश्चित तौर पर ये ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन डॉक्टर विवेक गुप्ता, लेकिन सवाल यहाँ एक ये भी है कि इस वक्त वैक्सीन की दिक्कत भी है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक वैक्सीन की डोज लगवा ली और दूसरी वैक्सीन की डोज का लगभग टाइम कंप्लीट होने वाला है, यानी 8 हफ्ते पूरे होने वाले हैं। अब ऐसे लोग क्या करें? अगर उनको वैक्सीन नहीं मिल पाती तो क्या पहली वैक्सीन बेकार मानी जाएगी, उन्हें दोबारा से 2 वैक्सीन लगवानी पड़ेंगी? ये आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मैं अभी देखिए, कल बात हो रही थी स्पुतनिक वी भी वैक्सीन आने वाली है, कितनी आने वाली है, कब आएगी? अमेरिका से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात की, उन्होंने कहा वैक्सीन तो नहीं भेजेंगे, हम रॉ मटेरियल भेज देंगे। तो इस तरह की बातें बहुत दिक्कत वाली हम लोग के लिए है, और ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है किसी का। देखिए, कोवैक्सीन और कोविशील्ड में तो 8 हफ्ता कर दिया गया, और 8 हफ्ता शायद इसीलिए किया गया था कि हमारे वैक्सीन की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो 8 हफ्ते तक भी दे सकते हैं। अब अगर 8 हफ्ते के बाद 12 हफ्ते हो गए सपोज करिए, तो आई थिंक पर्सनली कि आई विल टेक दैट 12 वीक वाला, वो फर्स्ट शॉट होगा, फिर उसको 4 वीक्स पे बूस्टर देना चाहिए। कोई स्टडी नहीं है। अब ऐसा बहुत ही रेयर चीज होती है कि आपकी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कम हो जाए, या इतनी ज्यादा महामारी हो जाए, इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाए कि आपको नहीं दे पाए। तो दिस इज ओनली हाइपोथेसिस। माय पर्सनल व्यू विल बी if you have crossed 12 weeks post first vaccine, then of course that should be treated as a first dose, and then go ahead for the booster in the after 4 weeks only, rather than waiting for the 8 weeks. ये बहुत बड़ी बात है। स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है, इस बारे में आपको बता देता हूँ पब्लिक को। ये स्पुतनिक वी भी ये जो वायरस है, ये वेक्टर वायरस रिलेटेड है, जैसे ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड है। जो ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड की वैक्सीन का जो वेक्टर है, वो तो चिंपांजी से लिया गया और उसमें स्पाइक प्रोटीन लगा दी गई उसके ऊपर, उसके बाद दिया गया। सिमिलर इज द, लेकिन इसमें फायदा ये है, सबसे बड़ी बात है, इसकी 97% एफिकेसी बताई गई जो रशिया में ट्रायल हुआ है, जिसे जायमाला रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो बनाई है स्पुतनिक वी। इनकी एफिकेसी इज मच मोर देन व्हाट कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली और कोवैक्सीन। तो अगर ये लगेगी, हमको लगता है कि इसको सबसे ज्यादा मंगा ली जाए। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यही गुजारिश करेंगे कि भाई आप स्पुतनिक वी जितनी ज्यादा मिल जाए, लेट अस हैव यंग पीपल वैक्सीनेटेड बाय स्पुतनिक वी रादर देन कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इस समय एक और दिक्कत ये आ रही है कि जगह जगह जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक वीडियो हम आपको अभी दिखा देते हैं
वो वीडियो इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है ये किसी डॉक्टर का वीडियो है जो अपने हाथ पर कुछ लकीरें खींचते हैं और ये दावा करते हैं कि लकीरें खींचने से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। मैं ज़रूर कहूँगा एक बार ज़रूर देख लें इस वीडियो को, पहले उस वीडियो को देखते हैं और फिर समझते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। दो डॉक्टर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अभी क्योंकि लोग सिलेंडर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये पॉइंट बता रहे हैं जिसको दबाने से बॉडी में ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। तो आप जो है ये पॉइंट ध्यान से देखिए, और जिसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिनका ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है, तो आप इस पॉइंट को अगर दबाएंगे, आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, थंब के नीचे ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट। आप लेफ्ट में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट और राइट में तो राइट है। जिसको भी प्रेस आप करेंगे तो पेन होगा, पेनफुल पॉइंट होगा, तो ये समझ लो आपके राइट में प्रॉब्लम है, लेफ्ट में। फिर भी अगर ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम है तो आप दोनों प्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे और 10 बार आप देखेंगे ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ने चालू हो जाएगा। और बार बार रिपीट करेंगे हर आधे घंटे में, 20 मिनट में। हमारे डॉक्टर सुभाष चंद्रा का वीडियो आपने देखा और सुना, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक्यूप्रेशर की पद्धति का आई थिंक बात कर रहे हैं, जिसमें मेरा कोई बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, तो मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। एज अ साइंटिस्ट मेरा कहना सिर्फ यही होगा कि ऑक्सीजन जिस तरह से आती है कॉन्सेंट्रेटर से या ऑक्सीजन सप्लाई से, उसको मरीज की आवश्यकता के ऊपर निर्भर करते हुए 2 लीटर से बढ़ते हुए 2, 4, 6 लीटर पर मिनट की रफ्तार से ऑक्सीजन देते हुए जहाँ तक उसका सैचुरेशन हम 94 से ऊपर रख सकते हैं, वो हमको प्रयास करना चाहिए। और एक बात जानने की है कि 94 से ऊपर के जो लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो उनको कुछ फायदा नहीं होने वाला उससे, बिकॉज ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन कर्व है वो 94 के ऊपर ऑक्सीजन लेने से कोई लाभ नहीं होता, वो फ्लैट होता है। इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता उन्हीं लोगों को है जिनका सैचुरेशन 94 से नीचे है या चलने के बाद 94 से नीचे गिरता है। जी, ये जो हाथ पर जो हालात हैं अभी डॉक्टर विवेक गुप्ता, उस हालात में इस तरीके के जी डॉक्टर साहब, मैं कह रहा था कि इस तरह के कोई साइंटिफिक, इट इज एब्सोल्युटली नॉन साइंटिफिक। Even if I have some knowledge of acupressure will not increase the oxygen supply to the lungs. It's impossible. Only breathing exercises, inhalers, प्राणायाम करना, उल्टा लेटना, उल्टा पेट की, जैसे कि उल्टा लेटने से क्या फायदा होता है बताएं पब्लिक को, कि पीछे के जो लंग्स के पोस्टीरियर बेसल फ्रेगमेंट होते हैं वो खुल जाते हैं। तो there is no such science. It is absolutely misleading. Please don't go by this कि आप ये करते रहें और बाकी चीजें भूल जाएं। It is nothing. It's impossible. बिल्कुल, हमारा मकसद भी यही है, क्योंकि इस समय जो हालात है उसमें इस तरीके के एक्सपेरिमेंट आपके लिए खतरा हो सकते हैं, खतरा पैदा कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर विवेक गुप्ता, सवाल ये है कि अब ये नई रिसर्च और थ्योरी सामने आ रही है कि देश में बिना लॉकडाउन लगाए ये चेन ब्रेक नहीं होने वाली है, पीक खत्म नहीं होने वाला है। अभी जो आप जिस तरीके के मरीजों को और हालात देख रहे हैं, आपको लगता है कि जरूरत है? मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी मैंने परसों नरसों भी टेलीविजन पे कहा था कि आप किसी ने कहा है कि पीक मई में आके खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कोई तरीका है ही नहीं, मुझे तो लगता नहीं कोई भी साइंस ये पीक बता दे पीक कब आएगा। पिछले बार भी हमने कोरोना वेव 1 में कहा था कि मई में हीट से खत्म हो जाएगा, वायरस हीट से खत्म नहीं हुआ। सबसे ज्यादा देश में हमारे भारत में हो रहा है, 3,90,000 केसेस, 80,000 केसेस आ रहे हैं, 30,000 लोगों को बेड की जरूरत पड़ रही है रोज, 10% को बेड की जरूरत है, इतने बेड्स है नहीं। तो लॉकडाउन शुड बी डन। मेरे राय देखिए ऐसा है, अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे तो फिर भी लोग मिक्सअप होते रहेंगे। अब देखिए, अब आप बंगाल देख लीजिए, बंगाल का पता नहीं, आप महाराष्ट्र में कुछ जगह है फिर भी लोग जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। दिस वायरस, वन वायरस विल एटलीस्ट इन्फेक्ट 50 पीपल। ये कुछ नहीं पता कितने लोग कर रहा है, ये भी सोच ही है, हाइपोथेसिस ही बनती है, लोग सोचते हैं। लॉकडाउन से फायदा ये होगा कि लोग मेट्रो, बसेस, सिनेमा हॉल तो वैसे शायद बंद हैं, जब हो जाएंगे मुझे लगता है चाहे 4 ही हफ्ते का लगे, लेकिन चेन ब्रेक होनी बहुत जरूरी है। अदरवाइज विल गो इनटू सच ए मेजर क्राइसिस जो हम लोग विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। एक कि हमको क्या करना है। अगर आप एक बात और बताना चाहता हूँ, या आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। चलिए, लॉकडाउन इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर सुभाष चंद्रा, मेरे सवाल आपसे आखिरी यही है कि ये कहा जा रहा है कि इस बार कोरोना वायरस फेफड़ों से ज्यादा दिमाग पर अटैक कर रहा है और लोग पैनिक में होकर के ज्यादा उनकी कैजुअलिटीज हो रही हैं। क्या ऐसे मामले आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और क्या सलाह देंगे? मैं उसी पर आ रहा था। आपने प्रोग्राम की शुरुआत में जिक्र किया था कि दिमाग पे असर है। देखिए,
जैसा डॉक्टर विवेक ने भी कहा, हृदय पे किस तरह से आघात करता है कोरोना, उसी तरह से दिमाग में जो हमारे ब्रेन के ऊपर साइनस, वीनस साइनसेस होते हैं, उनके अंदर क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं। और कोरोना की ये प्रकृति है कि वो शरीर में एक स्पेशल प्रोसेस से जगह जगह क्लॉट बनाता है, चाहे वो पैर की नसों में या हृदय में और लंग्स में खासतौर से। और इसी तरह से ब्रेन के ऊपर जो साइनस होते हैं उनके अंदर क्लॉट बनते हैं, और उससे मरीज को शरीर बहुत तेज सिर दर्द और दिमाग की बीमारी के साथ भी प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो ये दिमाग एक भी है। दूसरा एक साइकोलॉजिकल कारण जो आपने दिमाग की बात कही, तो बहुत आवश्यक है। लोगों में भय इतना है और जिसके चलते बहुत साइकोलॉजिकल डॉक्टर साहब ज्यादा हो रहा है, हार जाते हैं। जी वो इस लड़ाई को हार जाते हैं। तो भय निकालना है लोगों के जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर उस भय से ही हमको बाहर निकालना है और बाहर निकलना है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर विवेक गुप्ता और डॉक्टर सुभाष चंद्रा, आप दोनों का ये जानकारी देने के लिए। इस भय को बाहर निकालिए, सतर्कता बरतिए, जागरूक बने रहिए, यही हमारे आपसे गुजारिश है। लोगों की मदद करते रहिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।